We are at this time going to read the topic of French Revolution. The topic is the outbreak of the revolution, means revolution का प्रारंभ. In the previous class we had studied the fall of Bastille was the immediate cause of the French Revolution. यानी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बिगिनिंग हुआ था बास्टाइल के पतन के साथ. बास्टील का फोर्ट्रेस था, फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बास्टील. इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बास्टाइल, हिंदी में इसको बास्टील का दुर्ग कहा जाता है. इसके पतन के साथ ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की घटनाएं स्टार्ट हो गई थी. लेकिन कैसे इसका शुरुआत हुआ, फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बास्टाइल का फॉल कैसे हुआ, तो अब सिलसिलेवार ढंग से हम लोग को डिफरेंट इवेंट्स का अध्ययन करना है. तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है कि किंग का खजाना खाली था, फ्रांस का स्टेट ट्रेजरी वैकेंट था, सेना का मेंटेनेंस, प्रशासन का मेंटेनेंस बिना टैक्सेज बढ़ाए अब संभव नहीं था. लेकिन ओल्ड रिजीम ऑफ फ्रांस में, ओल्ड रिजीम कहा जाता है रिवॉल्यूशन तक के फ्रांस को ओल्ड रिजीम. तो ओल्ड रिजीम ऑफ फ्रांस में ऐसा सिस्टम था कि राजा खुद टैक्स नहीं बढ़ा सकता था. राजा के पास अकेले ये शक्ति नहीं थी कि वो टैक्सेज बढ़ा सकता था. राजा को इसके लिए स्टेट्स जनरल की स्वीकृति लेनी पड़ती थी. आप लोगों को पिछले भी क्लास में बतलाए हैं, स्टेट्स जनरल के 3 चैम्बर्स थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और 175 ईयर्स से स्टेट्स जनरल की मीटिंग नहीं बुलाई गई थी. अब आप ये गेस कीजिए कि बर्बन डायनेस्टी के शासनकाल में स्टेट्स जनरल वाज अ टाइप ऑफ पार्लियामेंट, एक प्रकार का पार्लियामेंट था. तो पार्लियामेंट था तो इसका मतलब है कि साल में 2-3 बैठक उसका होना चाहिए था. लेकिन 175 ईयर्स से स्टेट्स जनरल की बैठक ही नहीं हुई थी. जब फाइनेंशियल क्राइसिस यानी जब वित्तीय संकट सिर के पार हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो राजा ने मजबूर होकर के स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई. 175 ईयर्स के बाद तो स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई. और स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाने के साथ ही साथ रिवॉल्यूशन की घटनाएं प्रारंभ हो गई. स्टेट्स जनरल की मीटिंग इससे पहले 1614 यानी 1614 ईस्वी में स्टेट जनरल की मीटिंग होती है. और 1614 से यानी 1614 एडी से लेकर 175 ईयर्स तक स्टेट जनरल की मीटिंग ही नहीं बुलाई गई थी. लेकिन टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल का अप्रूवल लेना था और इसलिए उसकी मीटिंग बुलाई गई. अब देखिए स्टेट जनरल की कार्य प्रणाली कैसी थी. तो स्टेट जनरल के 3 चैम्बर्स थे. तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जीमैन, सेकंड स्टेट में नॉबल्स और थर्ड स्टेट में कॉमन लोग आते थे. तो राजा को उसमें निर्णायक यानी डिसाइसिव वोट देने का पावर था किंग को. 1 हाउस 1 वोट होता था, 1 चैम्बर 1 वोट देता था. यानी फर्स्ट स्टेट के वोट का वैल्यू 1, सेकेंड स्टेट के वोट का वैल्यू 1 और थर्ड स्टेट के वोट का वैल्यू 1. यह सिस्टम था. तो किसी मैटर के ऊपर जब वोटिंग होगा
तो आप एक बात समझ रहे हैं ना कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों प्रिविलेज्ड था, विशेषाधिकारों से लैस था दोनों, तो दोनों का हित तो समान होगा ना। अरे चोर चोर मौसेरे भाई होता है। तो जब फर्स्ट स्टेट का फायदा होगा तो सेकंड स्टेट का भी फायदा होगा और थर्ड स्टेट का घाटा होगा, और अगर थर्ड स्टेट का फायदा होगा तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट का घाटा होगा। इसका मतलब है कि स्टेट्स जनरल की वोटिंग नाम मात्र की थी, क्योंकि हर समय फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट एक साथ वोट देंगे और थर्ड स्टेट अगेंस्ट में वोट देगा, और नतीजा होगा कि कौन जीतेगा? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जीतेगा, थर्ड स्टेट की हार होगी। तो उसका मीटिंग बुलाना, वोटिंग कराना भी एक प्रकार से फॉर्मल था, औपचारिक था। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त राजा के पास भी डिसाइसिव वोट देने का, एक वोट देने का पावर था। यानी अगर टाई हो गया तो राजा वोट दे सकता था। पहला तो टाई होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट एक साथ वोट देगा। दूसरा कि अगर हो गया तो राजा डिसाइसिव वोट दे देगा। राजा भी वोट देगा तो किसके पक्ष में देगा? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पक्ष में कि थर्ड स्टेट के पक्ष में देगा? यस, क्योंकि राजा भी तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से ही बिलोंग कर रहा है। समझ रहे बात को? तो राजा का जितना भी उठना बैठना, हाव भाव, रहना सहना जो है सो सब तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के साथ है। राजा को कॉमन पीपल से कोई मतलब है? तो इस प्रकार की स्थिति थी। ये सब मेंबर था और ये वोटिंग पैटर्न आपको बतलाए। अब जब स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई 175 वर्षों के बाद, तो इस बैठक में क्या होता है? 5 मई 1789 को यह बैठक हुई। 5 मई 1789 ईस्वी को 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। अब इस बैठक में क्या होता है कि 300 मेंबर्स बुलाया गया फर्स्ट स्टेट से, यानी क्लर्जीमैन से 300 मेंबर्स को बुलाया गया सेकंड स्टेट से, नोबल से, और 600 मेंबर्स को बुलाया गया कॉमन पीपल से। अब इसके लिए जो है आपको एक शानदार वर्सेल्स में, आपको पहले ही बता चुके हैं कि फ्रांस के राजा और रानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस से 12 मील दूर वर्सेल्स नामक जगह, जिसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है वर्साय, इंग्लिश में इसको वर्सेल्स कहा जाता है। तो वर्सेल्स नामक जगह पर एक भव्य और विशाल राजमहल में रहते थे। यहां उनके बहुत सारे चापलूस, चाटुकार, फ्यूडल लॉर्ड्स, क्लर्जीमैन बहुत सारे महल में रहते थे, जहां पर सिर्फ ऐश्वर्य, राग रंग और भोग विलास की जिंदगी ये लोग व्यतीत करते थे। तो वर्सेल्स में एक विशाल चमकदार भवन को सजाया गया मीटिंग बुलाने के लिए। इसमें एक तरफ देखिए राजा बैठे, एक तरफ 300 मेंबर्स को कुर्सी देकर के बैठाया गया क्लर्जीमैन को, एक तरफ 300 मेंबर्स को चेयर दिया गया आपको नोबल्स को, और सामने पीछे खड़ा रहने के लिए कहा गया कॉमन पीपल को। समझे बात को? कॉमन पीपल को पीछे खड़ा कर रहने के लिए कहा गया। यही था स्टेट जनरल की मीटिंग। अब इसमें टैक्स बढ़ाने के ऊपर विचार विमर्श होना था। तो टैक्स बढ़ाने में समस्या थी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों के पास इनकम काफी अधिक था, लेकिन दोनों टैक्स फ्री था। थर्ड स्टेट की स्थिति काफी डमाडोल थी, दिन रात कमाता था तब भी भूखे नंगे रहता था, तो उसके ऊपर टैक्सेस का पहाड़ लदा हुआ था। तो स्टेट जनरल की मीटिंग जब बुलाई गई 5 मई
1789 ईस्वी को, तो इसमें प्रस्ताव रखा गया कि भाई टैक्स बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि खजाना खाली हो चुका है। स्वाभाविक है, थर्ड स्टेट वाले ने कहा कि सबके ऊपर टैक्स लगाया जाए, नोबल्स, क्लर्जी मैन, कॉमन पीपल, सबके ऊपर लगाया जाए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि नोबल्स और क्लर्जी मैन इसका सपोर्ट करेंगे। वो लोग तो विरोध किया कि नहीं, हम लोग के ऊपर टैक्स तो लग नहीं सकता है, हम लोग कैसे टैक्स दे सकते हैं। तो हुआ कि वोटिंग हो जाए, क्या होता है। तो वोटिंग का जब होने की बात आई तो इसमें फर्स्ट स्टेट को एक वोट पहले से मिलता था, सेकेंड स्टेट को एक वोट और थर्ड स्टेट को भी एक वोट मिलता था। लेकिन थर्ड स्टेट वाले ने विरोध किया, कहा कि नहीं, पूरे हाउस को एक माना जाए, 1 पर्सन है 1 वोट का सिस्टम लागू किया जाए। और फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी जो है, आपको एक फिलोसोफर थे जिनका रियल में तो जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, वो सब दिन अपने आप को कहते थे कि जेनेवा के हैं, लेकिन रियल में सब दिन वो रहते थे फ्रांस में। उनका नाम था, उनका क्या नाम था? रूसो। उनका नाम था रूसो। तो रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी फॉर्मुलेट किया था, समझे बात को। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था और रूसो ने अपनी थ्योरी के माध्यम से ये बतलाया था कि 1 पर्सन 1 वोट होता है, उसके माध्यम से लोगों ने वोट देकर के एक राजा को चुना है। राजा जो है लोगों के वोट से बना हुआ है। और रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के माध्यम से यह भी बतलाया था कि आम लोग अगर अपना सपोर्ट वापस कर लेंगे तो राजा राजा नहीं रह जाएगा, एक साधारण आदमी बन जाएगा। तो अब पहले से ये बात तो नहीं लोग जानते थे, लेकिन अब थर्ड स्टेट वालों को जानकारी मिल गई। थर्ड स्टेट वालों ने कहा कि नहीं, 1 हाउस 1 वोट नहीं, 1 पर्सन 1 वोट का सिस्टम लागू हो। जितना क्लर्जी मैन है, जितना नोबल्स है, जितना थर्ड स्टेट के आदमी है, सब एक एक वोट देंगे। जितने आदमी हैं स्टेट जनरल में, सब एक एक वोट देंगे। अगर सब एक एक वोट देगा तो अब देखिए क्या प्रॉब्लम है। थर्ड स्टेट वाला सब एक साथ देगा वोट। अब फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट का सब आदमी फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट और राजा के साथ नहीं था। गौर कीजिए बात को। ये थर्ड स्टेट का लीडर कौन था? थर्ड स्टेट का लीडर कोई थर्ड स्टेट का आदमी नहीं था। थर्ड स्टेट का लीडर था मिराब्यू और अबेसिये नाम का आदमी। मिराब्यू और अबेसिये, ये मिराब्यू और अबेसिये दोनों लीडर था थर्ड स्टेट का। लेकिन ये था कौन? ये थर्ड स्टेट का आदमी था? नहीं। मिराब्यू जो था एक नोबल था, वो खुद एक नोबल था। और अबेसिये दूसरा लीडर था थर्ड स्टेट का। अबेसिये भी जो था वो कोई कॉमन आदमी नहीं था, वो क्लर्जी मैन था। कहने का मेरा मतलब है कि कई नोबल्स और क्लर्जी मैन भी थर्ड स्टेट के साथ थे। तो इसका मतलब 1 पर्सन 1 वोट का जब सिस्टम आएगा तो इसमें कौन जीत जाएगा? है? थर्ड स्टेट जीत जाएगा। थर्ड स्टेट जीत जाएगा क्योंकि थर्ड स्टेट का संख्या कितना है? 600 है ना। अब फर्स्ट स्टेट का संख्या 300 प्लस सेकेंड स्टेट का संख्या 300, यानी टोटल 600 हुआ, ठीक है। लेकिन फर्स्ट स्टेट का और सेकेंड स्टेट का अभी आपको बताया कि कुछ आदमी थर्ड स्टेट का लीडर बने हुए थे, और भी कुछ आदमी थे फर्स्ट स्टेट के और सेकेंड स्टेट के जो थर्ड स्टेट के साथ वोटिंग करना चाहते थे। तो अगर वोटिंग होता तो जीत थर्ड स्टेट की होती, क्योंकि थर्ड स्टेट के लोग बहुत बुरी स्थिति में थे, बहुत पीड़ित थे। थर्ड स्टेट के लोग सदियों से भूखे नंगे थे, दिन रात कमाने के बाद भी पेट भरने के लिए खाना नहीं नसीब होता था थर्ड स्टेट के लोगों को। तो समाज में आप जानते हैं कि बहुत लोग स्वार्थ के बजाय ईमान और ईमानदारी की बात भी सोचते हैं। सब लोग स्वार्थ की बात नहीं सोचते हैं। तो ईमान के आधार पर, सच्चाई के आधार पर
मनुष्यता, ह्यूमैनिटी के आधार पर फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के बहुत सारे लोग थर्ड स्टेट के साथ थे। यानी 1 पर्सन 1 वोट होता तो फिर राजा का अगर एक वोट होता भी तो कोई काम नहीं करता और जीत हो जाती किस स्टेट की? थर्ड स्टेट की। वेरी गुड। लेकिन राजा जो लुई 16 था, आपको यकीन है कि इस पैटर्न को 1 पर्सन 1 वोट को राजा एक्सेप्ट करने वाला था? नहीं, क्योंकि राजा जिस व्यवस्था में रह रहा था, हमेशा फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट के साथ राजा का उठना बैठना हंसना खेलना सब था। और वो कैसे ऐसा सिस्टम, ये 1 पर्सन 1 वोट का सिस्टम का मतलब फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट का तो मरण हो जाता। राजा ने इसको नहीं स्वीकार किया। राजा ने जब इसको 1 पर्सन 1 वोट के सिस्टम को नहीं स्वीकार किया तो थर्ड स्टेट के लोगों ने वोटिंग में भाग लेने से इनकार कर दिया और ये लोग बाइकआउट कर दिया स्टेट जनरल का। बाइकआउट करके ये लोग कहां आए? एक ब्रसेल्स के ग्राउंड में आए। वहां टेनिस का कोर्ट था। टेनिस खेलने वाला होता है ना कोर्ट, तो टेनिस का एक कोर्ट था। टेनिस खेलने वाला जो ग्राउंड आता है उसको कोर्ट बोलता है जी। तो टेनिस का एक कोर्ट था, उसी टेनिस कोर्ट में सभी थर्ड स्टेट के लोग आ गए और थर्ड स्टेट के लोग टेनिस कोर्ट में आकर के शपथ लिया कि यहां हम लोग आ गए हैं, यहां से तब तक नहीं बिखरना है, कहीं नहीं जाना है जब तक फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान नहीं बना लेंगे। एक ऐसा संविधान जिसमें सभी लोगों को इक्वल राइट्स होगा, जिसमें सभी लोगों को लिबर्टी होगी, स्वतंत्रता होगी, जिसमें सभी लोग समान माने जाएंगे, जिसमें राजा की शक्तियां सीमित होगी। यानी एब्सोल्यूट मोनार्किज्म नहीं होगा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म। ये टर्म का मीनिंग समझिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म का मतलब हुआ कि राजा तो रहेगा लेकिन राजा अपने मन की बात नहीं करेगा। राजा को वही काम करेगा जो उसको संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से जो शक्तियां दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई शक्तियों का ही सिर्फ प्रयोग करेगा राजा। और कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? तो थर्ड स्टेट का आदमी, जिसने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। तो देखिए घटनाओं को समझिए। 1 पर्सन 1 वोट के सिस्टम को राजा ने स्वीकार नहीं किया। थर्ड स्टेट बाइकआउट कर गया स्टेट जनरल की मीटिंग से, आ गया टेनिस कोर्ट में, इंडोर टेनिस कोर्ट में। इंडोर टेनिस कोर्ट में शपथ लिया। इसको इंडोर टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है हिस्ट्री में। शपथ लिया कि जब तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए नहीं बनाएंगे तब तक यहां से डिस्पर्स नहीं होंगे। इन लोगों ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके माध्यम से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म फ्रांस को होना था। और राजा की शक्तियां काफी कम कर दी गई, एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कंट्रोल्ड कर दी गई। इन लोगों ने यानी थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया। फिर से सुनिए बात को। थर्ड स्टेट ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया? नेशनल असेंबली। यानी फ्रांस में पार्लियामेंट टाइप का एक चीज था जिसको पहले कहते थे स्टेट जनरल। इन लोगों ने कहा कि अब रियल में हम लोग पार्लियामेंट फिर पाए और इसका नाम है नेशनल असेंबली। अब कुछ नहीं स्टेट जनरल वगैरह है, अब सब कुछ है नेशनल असेंबली। और अपने आप को थर्ड स्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली कहा। अब इस तरह से फ्रांस के लिए नेशनल असेंबली एक नया पार्लियामेंट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बन गया। नेशनल असेंबली ने फ्रांस के लिए अब नियम कानून इत्यादि का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब इस बीच एक तरफ तो आप लोगों ने देखा कि राजा के खिलाफ विद्रोह हो रहा था और दूसरी तरफ टर्मोइल का कंडीशन था आपको कंट्री साइड में।
यानी देहातों में, गांव में विद्रोह की स्थिति थी। तो गांव में विद्रोह की स्थिति यानी टर्मोइल का कंडीशन कंट्री साइड में क्यों था? तो आपको एक बात मालूम होगा कि मिस फॉर्चून नेवर कम्स एलोन, विपत्ति, दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता है। यानी किसी को प्रॉब्लम आना रहता है ना, तो कभी एक प्रॉब्लम नहीं आता है, उसको कई प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि अगर आदमी मजबूत रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, तो एक प्रॉब्लम आएगा तो उसको कुचल देगा, तो प्रॉब्लम ही निकालेगा। तो मिस फॉर्चून नेवर कम्स एलोन। इस समय फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा था, टर्मोइल कंडीशन था फ्रांस का, और इस समय आपको सीवियर विंटर की स्थिति उत्पन्न हो गई। सीवियर विंटर, भयंकर ठंड। भयंकर ठंड के चलते क्या हुआ? पाला मार दिया, फसलों में पाला मार दिया, पुअर हार्वेस्ट हुआ, यानी अनाज की पैदावार काफी कम हो गई। अनाज की पैदावार काफी कम होने से क्या हुआ कि ब्रेड की कीमतें बढ़ गई, ब्रेड काफी महंगा हो गया। ब्रेड और मीट फ्रांस का स्टेपल फूड है, जैसे हम लोग का रोटी सब्जी या भात दाल है, वैसे फ्रांस का स्टेपल फूड है ब्रेड और मीट। तो ब्रेड की कीमतें बढ़ गई। तो कीमतें जब काफी बढ़ने लगी तो जो अमीर लोग थे वो तो खरीद सकते थे ब्रेड ऊंची कीमतों पे भी, लेकिन गरीब लोग क्या करें? और इस तरह से गरीबों ने जो है हंगामा करना शुरू कर दिया। गरीबों ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, यानी रिवॉल्यूशन जिसका प्रारंभ पेरिस में हुआ था, आप गौर कर रहे हैं कि अब वो फैल गया कहां? गांव तरफ भी फैल रहा था रिवॉल्यूशन। तो लोगों को घंटों तक बेकरी, जहां पाव रोटी बनता है उसको बेकरी कहा जाता है, तो बेकरी में घंटों तक लोग लाइन में खड़े होते थे। गुस्साए लोगों ने जो है दुकानों में हमला करना शुरू कर दिया, लूट लिया दुकानों को। और जब दुकानों को लूटा जाने लगा, बेकरी के ऊपर हमला होने लगा, तो राजा लुईस 16 ने सेना को ऑर्डर दिया कि जाओ शहर में गश्त करो। पेरिस में जो है राउंड पर जाने के लिए सेना को ऑर्डर दिया गया लुईस 16 के द्वारा। और जब पेरिस में सेना गश्त पर गई तो र्यूमर फैल गया कि सेना आ गई और अब लोगों के ऊपर गोली चला देगी। तो फिर से रिकैप कीजिए समूचा मैटर। तो पेरिस में कुछ लोग टाउन हॉल के बाहर जमा हुए, लगभग 7000 के आसपास लोग जमा हुए टाउन हॉल के बाहर। उन्होंने अपने आप को पीपल मिलिशिया यानी जन सेना बना लिया और हथियार गोला बारूद की तलाश करने लगे। इसके लिए कई सरकारी भवनों पर अटैक किया और अंततः बास्टिल के फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बास्टाइल के ऊपर अटैक कर दिया, यानी बास्टिल के दुर्ग के ऊपर या जेल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसको फॉल ऑफ बास्टाइल कहा जाता है। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की घटनाएं शुरू हो गई। और इस प्रकार से इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम सिर्फ यही नहीं हुआ कि बास्टाइल के ऊपर हमला हुआ। गुस्साए लोग जो भूखे नंगे थे, जो गांव में थे, तो गांव में फिर एक र्यूमर फैल गया। गांव में र्यूमर फैल गया कि फ्यूडल लॉर्ड्स ने यानी नोबल्स ने गैंग्स ऑफ ब्रिगेंड्स हायर कर लिया है। गैंग्स ऑफ ब्रिगेंड्स यानी डकैतों का, लठैतों का दल को मतलब हायर कर लिया है, भाड़ा पर लाया है और उसको भेज दिया है कि जाकर के फसलों को सबको जला दो। किसानों का फसल इस समय लगभग पक चुका था, अब कटने की स्थिति में था, और यह अफवाह फैल गया कि फ्यूडल लॉर्ड्स यानी नोबल्स ने गैंग्स ऑफ ब्रिगेंड्स यानी डकैतों, लुटेरों का दल जो है हायर कर लिया है, उसको बुला लिया है और भेज दिया है कि जाकर के फसलों को आग लगा दो, नष्ट कर दो।
और इस तरह से लोग ऐसे ही भूखे नंगे थे, और जब फसल में नष्ट हो जाता, आग लग जाता, तो क्या करते, और नतीजा हुआ कि गांव के लोग क्रोधित होकर के, भयभीत होकर के कि अब क्या करेंगे, लोगों ने जो है पागलपन की स्थिति में आकर के जिसको जो मिला, जिसको कुदाल मिला वो कुदाल उठाया, जिसको लाठी मिला वो लाठी उठाया, जिसको चाय आपको, और पिच फोर्क होता है एक प्रकार का लाठी टाइप का, आगे कुछ नुकीला चीज लगा हुआ रहता है, खेती का औजार है पिच फोर्क। तो जिसको हो मतलब कुदाल, जिसको पिच फोर्क यानी वो भी एक प्रकार का लाठी है, आगे में नुकीला चीज लगा रहता है, ये भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है। जिस किसान को जो कुछ मिला हाथ में लिया और जाकर के अटैक कर दिया चैटियोक्स के ऊपर। चैटियोक्स मतलब नोबल्स के दुर्ग के ऊपर, नोबल्स के कैसल के ऊपर, नोबल्स के महलों के ऊपर अटैक कर दिया। उन लोगों ने नोबल्स के कैसल में यानी दुर्ग में यानी फोर्ट में जो रखा हुआ था अनाज वगैरह उसको लूट लिया, और जो डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ था जिसमें था कि फलाना के आदमी के ऊपर इतना कर्ज, चिलाना आदमी के ऊपर इतना कर्ज, वो बही खाता जो रहता है वो बही खाता को जला दिया। अब इस प्रकार से नोबल्स काफी तादाद में लोग जो है डर करके भाग गए, कुछ लोग दूसरे कंट्री में चले गए भाग करके डर के मारे, कुछ लोग आसपास के क्षेत्रों में चले गए भाग करके। तो नोबल्स लोग अपने घरों से भागने लगे, यानी रिवॉल्यूशन जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू हुआ अब वो गांव में फैल चुका था। अब किंग को समझ में आया कि परिस्थिति काफी नाजुक है, आम जनता में काफी क्रोध है, तो राजा ने नेशनल असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म का बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन जो था, आपको याद है ना कि इन लोगों ने कहा कि टेनिस कोर्ट शपथ लिया, टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में, कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस का, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में के अनुसार फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म होगा, यानी राजा अपने मन से शासन नहीं कर पाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में जो शक्तियां दी गई है उसी के अनुसार शासन कर पाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको भी किंग लुई 16 ने स्वीकार कर लिया। किंग लुई 16 ने नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर दस्तखत कर दिए। राजा को लगा कि शायद इससे विद्रोह थम जाएगा, विद्रोह खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद अब नेशनल असेंबली ने आगे और चेंज करना स्टार्ट किया। तो देखिए, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेज, यानी फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा आम जनता के ऊपर लगाए जाने वाले टैक्सेज को खत्म कर दिया। ये नेशनल असेंबली में ने पास किया। तो अब इसके बाद क्लर्जीमैन जो टिथ नामक टैक्स वसूल करते थे, सबसे पहले मेनोरियल ड्यूज को खत्म कर दिया, फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा आम जनता के ऊपर लगाए जाने वाले टैक्सेज को समाप्त कर दिया। अब इसके बाद क्लर्जीमैन जो लगाते थे कॉमन पीपल के ऊपर टिथ नामक टैक्स, तो क्लर्जीमैन का टिथ नामक टैक्स को समाप्त कर दिया। और इसके अतिरिक्त जो है 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने जो पास किया डिक्री, उसके मुताबिक नोबल्स और क्लर्जीमैन का जो प्रिविलेजेस था, विशेषाधिकार था, उसका अंत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त नेशनल असेंबली ने अपने डिक्री, अपने आदेश के माध्यम से क्या किया कि चर्च की संपत्ति को सीज कर लिया। चर्च के पास अपार जमीन और संपत्ति थी, लेकिन नेशनल असेंबली ने डिक्री यानी एक शासनादेश, एक राज्यादेश के माध्यम से चर्च की तमाम प्रॉपर्टी को सीज कर लिया।
और इस तरह से नेशनल असेंबली के इस आदेश से गवर्नमेंट के पास अचानक 2 बिलियन लिबरेस की प्रॉपर्टी आ गई। चर्च की तमाम जो प्रॉपर्टी थी अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई, जिसके चलते गवर्नमेंट को तुरंत में 2 बिलियन लिबरेस का अमाउंट आ गया गवर्नमेंट के पास। यह सिर्फ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 की रात में जो डेक्री 3 डेक्री पास किया नेशनल असेंबली ने, उसका परिणाम इतना सब कुछ हुआ था। तो अब इसके अतिरिक्त और क्या चेंज लाया, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, ये जो नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया नया कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर लुईस 16 ने हस्ताक्षर किया, जिसके माध्यम से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म बन गया, तो इसके अंतर्गत और क्या चेंज किया गया, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का थ्योरी लागू कर दिया गया। आपको याद है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत किस फिलोसोफर ने दिया था? हाँ, शाबाश, मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स के थ्योरी को सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था। मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब था कि सरकार के सभी पावर्स एक व्यक्ति एक इंस्टीट्यूशन में नहीं होने चाहिए, सिर्फ राजा में नहीं होने चाहिए, बल्कि कितने ऑर्गन्स में होने चाहिए? 3 ऑर्गन्स में, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी। तो सरकार के सभी पावर्स 3 इंस्टीट्यूशंस में होने चाहिए, 3 ऑर्गन्स में होने चाहिए। यह था थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉर्मुलेटेड बाय मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को नेशनल असेंबली ने स्वीकार कर लिया। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। साथ ही साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ बनाने का पावर अब नेशनल असेंबली में आ गया। तो विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब देखिए आपको नेशनल असेंबली का इलेक्शन कैसे होता था, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी जो प्रॉपर्टीड मिडिल क्लास के लोग थे, प्रॉपर्टीड मिडिल क्लास यानी धनी मानी मिडिल क्लास, मालदार मिडिल क्लास, यानी सभी मिडिल क्लास नहीं, गौर कीजिए बात को, जो 3 लेबर डेज का जितना वेजेज होता है उतना टैक्स पे करते थे सरकार को, यानी जो टैक्स पेयर था 3 लेबर के बराबर, 3 डेज ऑफ लेबर के बराबर जो टैक्स पे करता था मिडिल क्लास का आदमी, सिर्फ ऐसे टैक्स पेयर को वोट देने का अधिकार दिया गया। यानी राइट टू वोट वाज नॉट गिवन टू कॉमन पीपल। क्या समझे? वोट का अधिकार सामान्य लोगों के पास नहीं दिया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। वोट देने का अधिकार किसको दिया गया? मालदार लोगों को, जो धनी मानी लोग थे, जो सरकार को टैक्स पे करते थे, वो भी थोड़ा मना टैक्स नहीं, 3 लेबर डेज का टैक्स जो पे करते थे, सिर्फ उसको वोट देने का अधिकार दिया गया। तो उतना बड़ा टैक्स पेयर कुछ ही ना थर्ड स्टेट में रहेगा। टैक्स पेयर थर्ड स्टेट था, तो उतना बड़ा टैक्स पेयर कुछ ही थर्ड स्टेट में रहेगा। गौर करें बात को। अरे अधिकांश किसान मजदूर जो था वो तो भूखे नंगे मरता था, तो क्या टैक्स पे करेगा? तो टैक्स पे करने वाला कुछ ही व्यापारी था, व्यवसायी था, उद्योगपति था, कुछ ही धनी मानी लोग था, कुछ इंटेलेक्चुअल था, वकील था, कुछ डॉक्टर था, ये लोग टैक्स पे उतना पे करता था। यानी गिना चुना हुआ थर्ड स्टेट में आदमी था जो उतना धनी था, वही सिर्फ इतना टैक्स पे करता था, और उसी को सिर्फ राइट टू वोट दिया गया। तो ये वो भी पुरुष को, वो भी नारी को नहीं, सिर्फ पुरुषों को, ऐसे मालदार लोगों को, ऐसे प्रॉपर्टीड मिडिल क्लास को एक्टिव सिटीजन नाम दिया गया, एक्टिव सिटीजन। बाकी लोगों को
और पूरे महिलाओं को पैसिव सिटीजन्स निष्क्रिय नागरिक कहा गया। तो जो एक्टिव सिटीजन्स थे, जो मालदार लोग थे, 3 लेबर डेज के बराबर जो टैक्स देते थे, ऐसे लोगों के वोट से इलेक्टर को चुना जाता था, इलेक्टर्स को। और इलेक्टर्स लोग चुनते थे नेशनल असेंबली के मेंबर को। यानी नेशनल असेंबली का मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं था, समझे बात को, इनडायरेक्टली इलेक्टेड था। यानी प्रॉपर्टीड मिडिल क्लास के लोग, जो धनी मानी मिडिल क्लास के लोग थे, वो वोट देते थे इलेक्टर को। इलेक्टर्स लोग मिल करके चुनते थे अपने में से कुछ मेंबर को नेशनल असेंबली के लिए। तो ऐसे लोग नेशनल असेंबली में आते थे। यानी नेशनल असेंबली में जो है कोई धनी मानी ही आदमी अभी भी आते थे। गौर कर रहे हैं बात को। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज वेल, नेशनल असेंबली वाज स्टिल अ चैम्बर ऑफ द रिच पर्सन्स ऑफ फ्रांस। अभी भी नेशनल असेंबली जो है गरीबों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा था। जो किसान और मजदूर थे, जो दास थे, जो भूखे नंगे लोग थे, जो औरतें थी, उसका प्रतिनिधित्व अभी भी नेशनल असेंबली नहीं कर रहा था। तो सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चोज द असेंबली। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। तो ओनली ये आपको मेल सफरेज था, प्रॉपर्टीड मेल सफरेज। धनी मानी पुरुष लोग वोट दे सकते थे, और वो भी 25 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो लोग होंगे वो सिर्फ दे सकते थे। तो 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer wage। 3 दिन का लेबर का जितना मजदूरी हुआ उतना टैक्स जो सरकार को देता है, तो उसको सिर्फ वोट देने का अधिकार था। तो वे आर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, और इन्हीं को वोट देने का अधिकार था। वीमेन को पैसिव सिटीजन कहा गया, वीमेन को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो इस तरह से टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर then as a member of the assembly a man had to belong the highest bracket of taxpayers। यानी जो टैक्स पेयर्स है, जो धनी मानी है, वही आदमी इलेक्टर बन सकता था, वही आदमी नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता था। तो ये जो है जैसा कि आपको बतला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने और क्या काम किया। एक तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है फॉर्मुलेट किया, एक तो चर्च की संपत्ति को सीज कर लिया, एक तो जो प्रिविलेजेज था नोबल्स का, क्लर्जीमैन का, उसको खत्म कर दिया। इसके अतिरिक्त राइट टू वोट जो है प्रॉपर्टीड मिडिल क्लास को दे दिया। अब इसके अतिरिक्त क्या काम किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया नेशनल असेंबली के द्वारा, इसका प्रारंभ हुआ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से। देखिए, अमेरिका का कुछ कुछ नकल बहुत देशों ने किया है। अमेरिका इस समय स्वतंत्र हो चुका था, तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन का बिगिनिंग होता है एक इंट्रोडक्शन से। अमेरिका से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़ा सा प्रेरणा लिया है, नकल किया है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बिगिनिंग भी होता है एक प्रेम्बल से। प्रेम्बल और कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन ही है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना नेशनल असेंबली के द्वारा, इसका भी प्रारंभ हुआ आपको डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से। यानी सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार दिए गए। सभी मनुष्यों को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी भी फर्स्ट स्टेट में या सेकेंड स्टेट या कुछ भी, कोई भी प्रकार का आदमी हो, लेकिन सभी को कुछ न कुछ राइट्स दिए गए, पुरुष हो या स्त्री हो। और इस तरह से कौन कौन से राइट दिए गए
जिसको ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं आप, तो ये सभी मनुष्यों को दिया गया, मनुष्य होने के नाते दिया गया। और इस प्रकार के राइट्स में कौन कौन था? तो राइट टू लाइफ, यानी जिंदगी जीने का अधिकार सबों को। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी भाषण देने का अधिकार, अपनी बातों को व्यक्त करने का अधिकार सबों को दिया गया। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना विचार रखने का अधिकार, अपना विचार रख सकते हैं, चाहे वो सरकार को या किसी और आदमी को अच्छा लगे या खराब लगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी को समान माना जाएगा। गौर कीजिए, पहले कानून के समक्ष समानता नहीं थी। ऑल द पर्सन्स इन फ्रांस वर नॉट इक्वल अगेंस्ट लॉज। पहले क्या होता था कि फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट के लिए कानून कुछ और था, थर्ड स्टेट के लिए कानून कुछ और था। एक ही अपराध अगर फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के आदमी करते थे तो उसको या तो छोड़ दिया जाता था या मामूली सजा दी जाती थी, और वही अपराध अगर थर्ड स्टेट के आदमी करते थे तो उसको कठोर सजा दी जाती थी। ये बात तो इंडिया में भी था। आपको एक अंग्रेज जब एक भारतीय नौकर को पीटते पीटते मार डाला तो उसके ऊपर 1 रुपया का दंड हुआ था पनिशमेंट में, मर्डर केस में। तो कहने का मतलब है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ ये नेशनल असेंबली के द्वारा फ्रांस के लिए बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के बिगिनिंग में ही शामिल किया गया ह्यूमन राइट्स के तौर पर, जिसको कहा गया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स, ये सब राइट्स को कहा गया नेचुरल, प्राकृतिक और एलिएनेबल, यानी इसको छीना नहीं जा सकता, इसको कोई नहीं छीन सकता है, कोई सरकार नहीं छीन सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया कि ये सब राइट्स जो है वो नेचुरल है, सभी मनुष्यों को प्राप्त होगा, मनुष्य होने के नाते प्राप्त होगा, इसको कोई छीन नहीं सकता है। और मनुष्य को जन्म से ही ये सभी राइट्स जो है एंजॉय करने का अधिकार होगा। और ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि ये सभी राइट्स को वो प्रोटेक्ट करे। अब देखिए, कुछ सिंबल्स का इस समय प्रयोग किया जाता था। तो चूंकि 18वीं सेंचुरी फ्रांस में अधिकांश लोग अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इस कारण से समझ नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे कोई चीज को। रूसो, जिसके बारे में आपको बतलाया कि रूसो जिसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या जिसके विचारों से प्रभावित होकर के फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया था, और रूसो के मरने के बाद रिवॉल्यूशनरीज ने जाकर के उसके कब्र से उसका हड्डी उड्डी उखाड़ लिया। कब्र में जो उसका हड्डी उड्डी बचा हुआ था, उस हड्डी को भी खोद करके निकाल लिया था और हड्डी को भी सब चूमने लगा। इतना रूसों से प्रेम था लोगों को, रूसों से इतना लोगों को प्रेम था कि रूसों के हड्डियों को भी कब्र से निकाल करके सब चूमना प्रारंभ कर दिया। रूसों की कहानियों को एक आदमी जो है क्लब वगैरह में या पब में पढ़ता था, जो पढ़ा लिखा रहता था, बाकी लोग सुनता था, क्योंकि ज्यादातर लोग अशिक्षित था। तो इस समय कुछ सिंबल्स का प्रयोग होता था। तो मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वीमेन इन 18th century could not read or write, so images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. तो सिंबल्स का प्रयोग किया जाता था क्योंकि अधिकांश लोग अनपढ़ थे। तो देखिए, बुक में गौर करके देखिए, एक टूटा हुआ जंजीर टाइप का है, इसको ब्रोकन चेन, यानी चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स, यानी ये कोई स्वतंत्र हो गया उसके लिए ये सिंबल का यूज होता था। फिर देखिए, नेक्स्ट है एक सिंबल, तो है बंडल ऑफ रॉड्स, यानी वन, इसका ये सिंबल था कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एक व्यक्ति को कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन अगर सब यूनाइट रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर देखिए, एक आंख, एक ट्रायंगल के अंदर एक आंख है, ये इस बात का सिंबल था कि द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज,
नॉलेज यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, यानी ज्ञान जो है ऐसा चीज है कि जैसे सूर्य की रोशनी बादल को दूर करके पहुंच जाती है धरती तक, वैसे ही ज्ञान जिसके पास रहेगा तो ज्ञान की सहायता से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाएगा, छट जाएगा। एक देखिए है आपको सेप्टर यानी रॉयल पावर का ये राजदंड है, राजदंड ये राजा की छड़ी, राजा के शासन का प्रतीक है। एक सिंबल है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, यानी एक सांप अपने ही पूंछ में काट रहा है, यह सिंबल था इटर्निटी, शाश्वत, यानी एक रिंग जो है, रिंग अंगूठी का कभी न शुरुआत होता है न कभी अंत होता है। उसके बाद देखिए एक रेड पाइथन कैप है, तो ये आपको इस कैप का मतलब था कि कैप वर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, तो एक दास जब स्वतंत्र रहता था तब ये आपको टोपी पहनता था। इसके बाद ब्लू व्हाइट रेड में एक लेडी है, तो ये नेशनल कलर ऑफ फ्रांस हो गया। इसके बाद पंख लगी हुई औरत का साइन यूज होता था, तो ये लॉ का पर्सोनिफिकेशन था, लॉ कि लॉ कानून कहीं भी पहुंच सकता है। इसके बाद टैबलेट, लॉ टैबलेट, तो लॉ टैबलेट है कि लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फ्रांस एबोलिशेज मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो अभी आप पढ़ रहे थे कि नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म लागू किया। नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके ऊपर लुई 16 का साइन हुआ और उसके माध्यम से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म बन गया। लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को अध्ययन करना है, उसके अंतर्गत है कि फ्रांस एबोलिशेज मोनार्की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म को भी खत्म कर दिया और उसके बाद एक रिपब्लिकन स्टेट बन गया। रिपब्लिकन स्टेट का मतलब हुआ कि अ स्टेट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल। व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल, then such a state is called a republic state। तो राजा को हटा करके अब फ्रांस एक रिपब्लिकन कंट्री बन गया। इससे संबंधित क्या बात हुआ, क्या परिस्थितियां हुई, तो सबसे पहली बात है कि सीक्रेट निगोशिएशंस ऑफ लुई 16। लुई 16 ने एक तरफ नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर दस्तखत कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ लुई 16 क्या कर रहा था कि पर्सिया कहते हैं तो उसका मीनिंग हो जाएगा ईरान, प्रसा कहिए उसको, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है प्रसा, जो आज जर्मनी के नाम से जाना जाता है। तो प्रसा और ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग डायनेस्टी का शासन था। हैब्सबर्ग डायनेस्टी की ही प्रिंसेस थी मैरी एंटवाइनेट, जो लुई 16 की वाइफ थी, तो इसलिए ऑस्ट्रिया को तो साथ देना था। तो ऑस्ट्रिया प्रसा जैसे देशों के साथ सीक्रेट निगोशिएशन कर रहा था लुई 16, गुप्त वार्तालाप कर रहा था। साथ ही साथ कुछ और देश यूरोप के थे जो फ्रांस में होने वाली घटनाओं से काफी नाखुश थे, और कुछ और यूरोप के देश थे। तो प्रसा, ऑस्ट्रिया और कुछ अन्य यूरोपियन कंट्री फ्रांस में सेना भेजने की योजना बना रहे थे। सेना भेज करके जो रिवॉल्यूशनरी अरेंजमेंट है उसको खत्म करने की योजना बना रहे थे।
रिवॉल्यूशन को खत्म करने का प्लान कर रहे थे, रिवॉल्यूशन को कुचल डालने का योजना बना रहे थे। और यह चीज की जानकारी रिवॉल्यूशनरीज को हो गई। तो रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया, आशा नहीं देखा कि प्रसा और ऑस्ट्रिया अटैक करेगा फ्रांस के ऊपर। नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया वॉर प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। देखिए बहुत डिफिकल्ट काम है, एक ऑस्ट्रिया काफी पावरफुल था, दूसरा ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करना काफी डिफिकल्ट था। अब इस प्रकार से रिवॉल्यूशनरी वॉर का प्रारंभ हो गया। तो नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रसा एंड ऑस्ट्रिया। अब नेशनल असेंबली के डिक्लेयर कर देने के बाद युद्ध शुरू हो गया। अब जिन लोगों ने रिवॉल्यूशन किया था, अब ये लोग स्वेच्छा से वॉलंटियर के रूप में आकर के सेना के साथ ज्वाइन करने लगे और लड़ाई में जाने लगे। इस समय एक पोएट थे रोजेट डी लाइल, इन्होंने मार्शलीज नामक जगह पर एक पोएम लिखा था, तो इसको मार्शलीज के नाम से जाना जाता है। यह आज फ्रांस का नेशनल एंथम आज भी है मार्शलीज। तो वॉलंटियर्स जो है मार्शलीज गाते हुए आते थे और फ्रांस की सेना के साथ जाकर के रिवॉल्यूशनरी वॉर को लड़ते थे। तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स thronged from the provinces to join the army. They saw this a war of the people against the kings and aristocracies all over Europe. यानी रिवॉल्यूशनरीज को महसूस हो गया कि ये हमारी जो रिवॉल्यूशन है, हमारा जो लड़ाई है, वो सिर्फ बर्बन डायनेस्टी के खिलाफ नहीं है, वो लड़ाई पूरे यूरोप के राजाओं के खिलाफ है, वो लड़ाई पूरे एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ है, पूरे नोबल्स और क्लर्जी मैन के खिलाफ वो लड़ाई है। क्योंकि एक राजा के साथ अगर कोई अन्याय होगा तो आप ये महसूस कर सकते हैं बात को कि राजा का फ्रेंडशिप भी किससे होगा, राजा ही से नहीं होगा जी। एक राजा का फ्रेंड और उसका एनिमी वगैरह जो भी होता है तो सब तो राजा ही होता है ना। तो दूसरा तरफ एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ, नोबल्स क्लर्जी मैन के खिलाफ ये लोग स्टेप ले रहा था, उसके प्रिविलेजेस का अंत कर दिया था। तो ये इस बात को यूरोप के अन्य देशों के जो किंग्स हैं, यूरोप के अन्य देशों के जो नोबल्स और क्लर्जीमैन हैं, वो फ्रांस के इन घटनाओं को पसंद करेंगे हैं? क्योंकि अगर एक जगह फ्रांस में अगर कोई कीटाणु लगा है तो कीटाणु धीरे धीरे फैल तो सकता है दूसरे देशों में भी। समझ रहे बात को? अरे कोरोना का जन्म चीन में हुआ तो कैसे पूरे संसार में फैल गया? तो फ्रांस जो एरिस्टोक्रेसी थे, जो नोबल्स क्लर्जीमैन थे और जो यूरोप के अन्य देशों के राजा थे, वो समझ रहे थे कि जिस जो है कीटाणु का फ्रांस में, रिवॉल्यूशन के कीटाणु का, जिस रिवॉल्यूशन नामक कीटाणु का फ्रांस में जन्म हुआ है, वो धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी फैलेगा और हम लोग तक भी उसकी आंच आएगी। और इस तरह से जो है यूरोप के अन्य जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे और किंग्स थे, उन्होंने भी रिवॉल्यूशन का विरोध किया। फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज को अब महसूस हो रहा था कि हम सिर्फ फ्रांस के एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ फ्रांस के रूलर लुई 16 के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूरे यूरोप के एरिस्टोक्रेसी से हमको लड़ना होगा, यूरोप के राजाओं के साथ लड़ना होगा। और अगर रिवॉल्यूशन को बचाना है, अगर रिवॉल्यूशन को बचाना है तो फिर हमको यह संघर्ष करना होगा, जीतना होगा लड़ाई को। तो इस प्रकार से दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप।
Among the patriotic song they sang was the Marseillaise. मार्सेलीज नामक एक देशभक्ति गीत ये लोग गाते हुए आते थे और लड़ाई के मैदान में जाते थे. Composed by the poet Roger D. Lyle, it was sung for the first time by volunteers from Marseillais. मार्सेलीज से जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने सबसे पहले इस गीत को गाया था जब वो पेरिस आए थे. एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस, और इस तरह से इसका नाम पड़ गया मार्सेलीज. ये मार्सेलीज जो है वो आज फ्रांस का नेशनल एंथम, राष्ट्रगान है. जैसे हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन अधिनायक, वैसे ही यह है. तो रिवॉल्यूशनरी वॉर स्टार्ट हो गया, यानी फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज की लड़ाई अब यूरोप के एरिस्टोक्रेसी से, यूरोप के राजाओं से शुरू हो गई. रिवॉल्यूशनरी वॉर में प्रसा, ऑस्ट्रिया दोनों शामिल हो गए. अब इसके धीरे धीरे फैलने का अंदेशा हो गया. तो जो फ्रांस के पुरुष थे वो लड़ाई के मैदान में चले गए. रिवॉल्यूशनरी वॉर में पुरुष जो है लड़ाई के मैदान में चले गए. वॉर फ्रंट्स पर पुरुष सामना करने लगे, दुश्मन देशों का सामना करने लगे. अब घर में घर चलाने का जिम्मा, बच्चों को पालने पोसने का जिम्मा औरतों के पास बच गया. यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में औरतों ने भी काफी प्रमुख रूप से भूमिका का निर्वाह किया. क्या किया निर्वाह? उन्होंने पैसा जो कमाने का काम पुरुषों का था वो काम स्त्रियों ने करना शुरू कर दिया, क्योंकि पुरुष तो है ही नहीं, पुरुष तो वार लड़ने के लिए चला गया है और वो वॉलंटियर के रूप में गया है जहां पैसा वैसा कुछ मिलेगा नहीं. समझ रहे बात को? कोई सेना में तनख्वाह नहीं मिलने को है, वॉलंटियर के रूप में गया था लड़ने के लिए, स्वयं सेवक के रूप में इच्छा से गया था लड़ने के लिए. तो पैसा कहां से आएगा घर चलाने का? औरतों ने कमाना शुरू कर दिया. जिसको जैसे हुआ, जिस काम की जो औरत थी, कोई दासी बन करके, कोई दाई बन करके, जैसे हुआ सब काम करके पैसा कमाई, घर चलाई, बच्चों का पालन पोषण की. क्योंकि पुरुष तो किसी के थे नहीं, सबके पुरुष चले गए वॉर फ्रंट्स पर. और इस तरह से फ्रांस की महिलाओं ने भी काफी बहादुरी का परिचय दिया. इस समय आपको पॉलिटिकल क्लब्स का भी कुछ इस्टेब्लिशमेंट हुआ. ये सब पॉलिटिकल क्लब ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. पॉलिटिकल क्लब होता है जहां पर कि कुछ लोग मिलजुल करके एक जगह बैठते हैं, अपना कोई विस्की पिया, कोई अलग दारू पिया, कोई चाय पिया, कुछ भी किया, कोई प्लेइंग कार्ड्स खेला, या कोई पेपर पढ़ा, मैगजीन पढ़ा, जो भी सब प्रकार का मनोरंजन के लिए जहां जमा होते हैं उसको क्लब कहते हैं. स्विमिंग पूल वगैरह में कोई नहाया, जिसका तो पॉलिटिकल क्लब्स इस समय फ्रांस में इस्टेब्लिश होने लगे. और इस पॉलिटिकल क्लब्स में से सबसे प्रमुख हो गया जैकोबिन क्लब. सेंट जैकब के नाम पर एक कॉन्वेंट था, एक कॉन्वेंट, उसका नाम था जैकोबिन. जैकोबिन के नाम पर एक पॉलिटिकल क्लब, जैकोबिन क्लब इस्टेब्लिश हुआ फ्रांस में. ये जैकोबिन क्लब जो था, या और जो पॉलिटिकल क्लब था, सिर्फ जैकोबिन क्लब नहीं इस्टेब्लिश हुआ, ये भी आप नोट कीजिए. इस समय और भी पॉलिटिकल क्लब्स इस्टेब्लिश हुआ फ्रांस में. एक था जीरोंडिस्ट. इस समय वीमेन ने भी अपना क्लब इस्टेब्लिश किया, वीमेन भी क्लब में बैठती थी. क्लब में इस समय लोग चर्चा करते थे रूसों के विचारों का. रिवॉल्यूशन जो हो रहा है इसका क्या होना चाहिए, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, नेशनल असेंबली क्या कर रहा है. आज जिस प्रकार से इंटरनेट का, टेलीविजन का, पेपर का जमाना है, आप जानते हैं कि उस समय तो था नहीं ये सब चीज. तो नहीं था तो एक आदमी दूसरे आदमी को कहता था तो लोग जानता था. खास करके रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, ये सब के बुक के बारे में कुछ ही पढ़े लिखे लोग थे
जो बतलाते थे दूसरे को भी तो मालूम होता था। तो इस प्रकार से क्लब में अगर जाइएगा तो एक भी शिक्षित आदमी आया तो वो बतलाया तो सब लोग सुनेंगे। तो इस तरह से पॉलिटिकल क्लब्स इस समय काफी इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन इन पॉलिटिकल क्लब में सबसे इंपॉर्टेंट हुआ जैकोबिन क्लब। ये अलग अलग टाइप का जो क्लब था, जिसमें जैकोबिन क्लब था, उसके बारे में जरा बताते, क्योंकि जैकोबिन क्लब आगे काफी इंपॉर्टेंट हो गया, काफी पावरफुल हो गया। तो जैकोबिन क्लब में कौन लोग मेंबर थे? क्लब में जनरली एक टाइप के लोग मेंबर होते हैं, कि ये जैकोबिन क्लब में कौन टाइप के आदमी थे मेंबर? तो समाज के लोअर तबके के लोग इसके मेंबर थे, जैसे टेलर यानी दर्जी, शू मेकर यानी मोची, जैसे स्वीपर झाड़ू लगाने वाला, तो वॉच मेकर यानी घड़ी साज, प्रिंटर्स यानी प्रिंटिंग करने वाला, छपाई करने वाला, पेस्ट्री कुक्स पेस्ट्री बनाने वाला, बेकर बेकरी में काम करने वाला, यानी सब जो मजदूर क्लास का आदमी था वो इसका मेंबर था। जितना डेली वेज वर्कर था, डेली वेज वर्कर, वो सब मेंबर था जैकोबिन क्लब का। यानी जैकोबिन क्लब में धनी मानी लोग मेंबर नहीं थे। ये जैकोबिन क्लब आप समझ सकते हैं कि फ्रांस में ज्यादातर संख्या ऐसे ही लोगों की थी ना। तो इसका मतलब है कि जैकोबिन क्लब के लोगों की संख्या काफी अधिक होगी। तो जैकोबिन क्लब के द्वारा कोई भी किया गया कार्य सफल होगा, वही हुआ यहां। और जैकोबिन क्लब में जो मेंबर्स थे सब लोअर मिडिल क्लास के थे, डेली वेज वर्कर, तो जो लैंडलेस किसान थे या मोची थे या कोबलर थे, जो भी थे, तो ये लोग थे। और इनका नेता का नाम था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। जैकोबिन क्लब का नेता था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर के अलावा कुछ और प्रमुख जैकोबिन क्लब के नेताओं में से थे सेंट जस्ट और दांते। ये लोग प्रमुख नेता थे जैकोबिन क्लब के। लेकिन सबसे इसका टॉप लीडर था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। अब आप समझ सकते हैं कि जैकोबिन क्लब चूंकि लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, पुअर क्लास, डिप्राइव्ड क्लास, ऑप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड क्लास का ये रिप्रेजेंटेशन करता था, इसी टाइप के लोग इसमें रहते थे। तो ये बाप भी वैसा ही सोचेगा, वैसा ही काम करेगा। अब इन लोगों ने क्या काम शुरू किया कि डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वर्न बाय डॉक वर्कर्स। अब जैकोबिन क्लब के लोगों ने कहा कि एक खास प्रकार का पैजामा पहनेंगे जिससे कि हमारा पहचान हो जाए कि जैकोबिन है। आपको हाँ यूनिफॉर्म कह सकते हैं। तो डॉक वर्कर्स पहनते थे इस समय स्ट्राइप्ड ट्राउजर, पट्टीदार स्ट्राइप्ड चेक वाला पैजामा पहनते थे डॉक वर्कर्स, बंदरगाह के मजदूर। बंदरगाह में काम करने वाले लोग इस समय स्ट्राइप्ड ट्राउजर यानी पट्टीदार जो है पैजामा पहनते थे। इसी टाइप का पैजामा पहनने लगे जैकोबिन क्लब के लोग। ये लोग अपने आप को अलग दिखलाना चाहते थे कि हम जैकोबिन हैं। ये लोग दिखलाना चाहते थे कि अब पावर जैकोबिन में आ गया। और दूसरा कौन थे? दूसरा थे नॉबल्स लोग, जो घुटनों से नीचे तक का एक चुस्त फुल पैंट टाइप का पहनते थे। आप लोग सीरियल ये या फोटो तुम देखे होंगे, एक जिसमें घुटना से नीचे तक का फुल पैंट टाइप का पहने हुए रहते हैं यूरोपियन लोग। तो नी ब्रीचेज उसको कहा जाता है, नी ब्रीचेज। ये फैशनेबल ड्रेस माना जाता है यूरोप का। तो नॉबल्स जो थे वो नी ब्रीचेज यूज करते थे, लेकिन जैकोबिन अपने आप को दिखलाना चाहते थे कि हम नी ब्रीचेज नहीं पहनते हैं, वही डॉक वर्कर्स वाला स्ट्राइप्ड ट्राउजर पहनते हैं और अपने आप को उससे अलग करना चाहते थे।
तो ये लोग अपने आप को फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी नॉवेल्स से अलग करना चाहते थे, क्योंकि नॉवेल्स जो है नी ब्रीचेज का इस्तेमाल करते थे, और इस तरह से नी ब्रीचेज से ये अपने आप को अलग साबित करना चाहते थे, और इस तरह से ये एक मैसेज देना चाहते थे कि अब शक्ति नी ब्रीचेज वालों में, अब नॉवेल्स में शक्ति नहीं है, अब शक्ति जो है स्ट्राइप्ड ट्राउजर वालों में है। तो इस प्रकार के जैकोबिन्स को जो पैजामा पहनते थे डॉक वर्कर की तरह, पट्टीदार पैजामा पहनते थे, ऐसे जैकोबिन को कहा गया आनकुलोटिस। आनकुलोटिस मतलब आन मतलब नॉट या विदाउट। ये देखिए आन का स्पेलिंग SANS है, लेकिन एक्चुअली एस जो है यहाँ साइलेंट है, इसलिए सांस नहीं इसको पढ़ा जाता है, सांस नहीं पढ़ा जाता है, आन पढ़ा जाता है, एस कंप्लीटली साइलेंट है यहाँ पर। तो इसको आनकुलोटिस यानी विदाउट नी ब्रीचेज वाला अपने आप को कहने लगे जैकोबिन। तो जैकोबिन को फ्रांस में कहा जाता था आनकुलोटिस, जिसका मतलब हुआ कि विदाउट नी ब्रीचेज वाला। और दूसरी तरफ जो ये लोग और क्या पहनते थे, तो आनकुलोटिस मेन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी। लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, तो रेड कैप जो सिंबल था लिबर्टी का। तो इस तरह से ट्राउजर स्ट्राइप्ड ट्राउजर पहनते थे और रेड कैप पहनते थे, यानी हम स्वतंत्र हैं, ये इंडिकेशन देने के लिए। लेकिन वीमेन को ये ट्राउजर पहनने का अलाउ नहीं दिया गया, या रेड कैप पहनने का अलाउ वीमेन को नहीं दिया गया, क्योंकि वीमेन को कहा गया कि अपना तुम जो है अभी एक्टिव सिटीजन है, तुम अपना कंट्रोल में रहो, तुम्हारे हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम लोग पास अभी मतलब उसको माइनर समझा गया, अल्प वयस्क समझा गया, उसको उतना डेवलप नहीं समझा गया। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के नेतृत्व में जैकोबिन ने भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया, ये मेरा कहने का मतलब था। ये लोग खुद स्ट्राइप्ड ट्राउजर पहनते थे, रेड कैप पहनते थे, अपने आप को आनकुलोटिस कहते थे, लेकिन विमेन को इस प्रकार का ड्रेस पहनने के लिए नहीं दिया गया। जैकोबिन पार्टी, इस समय जैकोबिन क्लब के लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, इसका नाम हो गया जैकोबिन पार्टी। नेशनल असेंबली, जिसका आप इतना देर से जिक्र लगातार पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने अध्ययन किया कि सब इंटेलेक्चुअल थे, जिसमें प्रॉपर्टीड मिडिल क्लास के मेंबर थे ना, धनी मानी लोगों के प्रतिनिधि थे। ये लोग भी दरअसल एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे, इनकी पार्टी का नाम था जीरोंदिस्ट। अब इस तरह से जीरोंदिस्ट के अगेंस्ट में फ्रांस में एक और पॉलिटिकल पार्टी आ गई, जैकोबिन, यानी फ्रांस में अब दो पॉलिटिकल पार्टी हो गई, जीरोंदिस्ट पार्टी, जैकोबिन पार्टी। लेकिन जीरोंदिस्ट पार्टी चूंकि प्रॉपर्टीड मिडिल क्लास की पार्टी थी, जीरोंदिस्ट पार्टी चूंकि जो अपर मिडिल क्लास के लोग थे उनकी पार्टी थी, और इस तरह से जो इंटेलेक्चुअल थे मिडिल क्लास में, जो पढ़े लिखे थे, व्यापारी थे, व्यवसायी थे, उनकी पार्टी थी जीरोंदिस्ट। ये लोग नेशनल असेंबली के मेंबर थे, इन्हीं लोगों के पास वोट देने का अधिकार था। लेकिन अब आ गया जमाना जैकोबिन का, और इस तरह से जो है फ्रांस में अब दो पॉलिटिकल पार्टी हो गई, जीरोंदिस्ट पार्टी, जैकोबिन पार्टी। जीरोंदिस्ट पार्टी का आइडिया मॉडरेट था, लिबरल था। जीरोंदिस्ट पार्टी नॉन वायलेंस में विश्वास करती थी। जीरोंदिस्ट पार्टी चेंजेज करना चाहती थी फ्रांस में, लेकिन खून खराबा की समर्थक नहीं थी। जैकोबिन पार्टी रेडिकल चेंजेज लाना चाहती थी, फंडामेंटल चेंजेज लाना चाहती थी, और इसके लिए खून की नदियां बह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जैकोबिन पार्टी चाहती थी। और इस तरह से अब चूंकि जैकोबिन पार्टी लोअर मिडिल क्लास भूखे नंगे लोगों की पार्टी थी, स्वाभाविक है कि इसकी संख्या काफी, फॉलोवर इसका काफी अधिक होगा, और नतीजा होगा
कि अब जैकोबिन पार्टी से शासन की सत्ता भी इसके हाथों में आ जाएगी। इस बीच क्या हुआ घटना कि जैकोबिन पार्टी के मेंबर की संख्या काफी बढ़ रही थी, तो जैकोबिन के लोगों ने एक बड़ा विद्रोह करने का निश्चय किया और उन्होंने क्या किया कि काफी तादाद में पेरिस के लोगों को लेकर के, पेरिस के लोग भी इस समय काफी क्रोध में थे क्योंकि अनाज वगैरह, ब्रेड वगैरह मिल नहीं रहा था। ब्रेड जो उनका स्टेपल फूड था, ये सब मिल नहीं रहा था, जिसके चलते लोगों में भी क्रोध था। और इस तरह से 10 अगस्त 1792 को क्या किया, जैकोबिन के लोगों ने धावा बोल दिया पैलेस ऑफ टुलरीज के ऊपर। टुलरीज के महल के ऊपर जैकोबिन के लोगों ने धामला बोल दिया। यह पहला बड़ा काम था जैकोबिन पार्टी का। पैलेस ऑफ टुलरीज में राजा लुइस 16, रानी मेरी एंटवाइनेट और उनके फैमिली मेंबर्स थे। पैलेस ऑफ टुलरीज के ऊपर 10 अगस्त को 1792 को जैकोबिन पार्टी के लोगों ने हमला कर दिया और इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड्स। राजा के जो गार्ड थे, सैनिक थे, उनके बॉडीगार्ड थे, उनका कत्लेआम कर दिया और राजा को बंधक बना लिया। इसके बाद नेशनल असेंबली ने जो है वोट देकर के इस बात की स्वीकृति दी, क्योंकि अब इस समय नेशनल असेंबली में भी जैकोबिन की संख्या बढ़ रही थी, जैकोबिन का दबदबा हर जगह बढ़ रहा था और इस तरह से जैकोबिन के दबाव में नेशनल असेंबली ने जो है वोट दिया क्या, रॉयल फैमिली मेंबर को अरेस्ट करने का। तो इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, पूरे रॉयल फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। अब इसके बाद चुनाव हुआ। अब ये चुनाव जो हुआ, इस समय तक आपको जैकोबिन पार्टी का बोलबाला था। पहले वोट देने का एज था 25 इयर्स, अब जैकोबिन पार्टी ने कर दिया उसको 21 इयर्स। पहले वोट देने के लिए प्रॉपर्टी मिडिल क्लास यानी 3 लेबर डेज का वेजेज जो टैक्स पेयर था उसको वोट देने का अधिकार था। अब ये कर दिया सभी पुरुषों को, क्योंकि जैकोबिन पार्टी गरीबों, भूखे नंगे लोगों की पार्टी थी। और इस तरह से जब वोट दिया तब इसमें नेशनल असेंबली में सभी जैकोबिन पार्टी के लोग आ गए। अब इसका नाम बदल दे करके नेशनल असेंबली का नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम हो गया कन्वेंशन। समझे, नेशनल असेंबली का नाम बदल गया 1792 से और इसका नाम हो गया कन्वेंशन। यानी कन्वेंशन में अब कौन पार्टी का बोलबाला था, जैकोबिन का। जीरोनदिस्त तब कमजोर पड़ गया, अब जीरोनदिस्त का कोई बोलबाला नहीं था, अब सब कुछ जैकोबिन के हाथों में आ गया। तभी जैकोबिन ने नेशनल असेंबली का नाम भी बदल दिया। इसके अतिरिक्त जीरोनदिस्त ने नेशनल असेंबली के माध्यम से फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म बनाया था, लेकिन जैकोबिन ने पावर में आने के बाद क्या किया कि 21 सितंबर 1792 को मोनार्किज्म को खत्म कर दिया, फ्रांस को एक रिपब्लिकन स्टेट बना दिया। क्योंकि मोनार्किज्म के अंतर्गत यह प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गद्दी पर बैठेगा तो वो राजा का ही वंशज बैठेगा, लेकिन रिपब्लिकन स्टेट बना दिया फ्रांस को, इसका मतलब कोई भी गद्दी पर बैठ सकता था, यानी जैकोबिन पार्टी का हेड भी बैठ सकता था, यानी मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर भी गद्दी पर बैठ सकता था। समझे बात को? तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर खुद गद्दी पर बैठना चाहता था, उसने फ्रांस को एक रिपब्लिक स्टेट घोषित कर दिया। और इस तरह से फ्रांस एक रिपब्लिक स्टेट बन गया। फ्रांस के रिपब्लिक स्टेट बनने के बाद अब जो है यूनिवर्सल मेल सफरेज कर दिया गया। यूनिवर्सल मेल सफरेज यानी सभी पुरुष जो 21 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हैं उनको राइट टू वोट मिल गया, लेकिन फीमेल को राइट टू वोट नहीं मिला, क्योंकि फीमेल को अभी भी
जो है पैसिव सिटीजन्स माना गया। अब इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेज क्या किया कि लुइस 16th वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन, यानी देशद्रोह के आरोप में लुइस 16th को फांसी की सजा, मतलब मृत्यु दंड की सजा हो गई। मृत्यु दंड, ट्रीजन यानी देशद्रोह के आरोप में जो है डेथ पेनल्टी उसको दिया गया। और डेथ देने के लिए इस समय एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर गिलोटिन। डॉक्टर गिलोटिन ने एक इंस्ट्रूमेंट आविष्कार किया था सिर्फ मृत्यु दंड देने के लिए। इसमें था कि आराम से दो गो पोल था और उसके बीच में आदमी, और एक ब्लेड टाइप का, एक तेज तलवार टाइप का आता था, वो गर्दन उड़ा देता था। यही था डॉक्टर गिलोटिन का इंस्ट्रूमेंट, आविष्कार किया था। डॉक्टर गिलोटिन ने अपने नाम पर रख दिया था इसका नाम गिलोटिन। जैकोबिन जब शासन में आया तो इसने सबसे पहले गिलोटिन पर चढ़ा दिया राजा लुइस 16th को। उसके बाद रानी मैरी एंटोइनेट को भी गिलोटिन पर मौत की सजा दे दी गई। वो तो भागे ना। तो ऑन 21 जनवरी 1793 किंग वाज एक्सिक्यूटेड। किंग को जो है मौत की सजा दे दी गई। पब्लिकली सार्वजनिक रूप से राजा को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जिस जगह पर चढ़ाया गया उसका नाम है प्लेस डी ला कंकर्ड। इसके बाद क्वीन जो है मेरी एंटोइनेट को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अब शासन की सत्ता किसके हाथों में आ गई? जैकोबिन के हाथों में। और जैकोबिन का हेड कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। जैकोबिन का ऑल इन ऑल जो है तानाशाह था इस समय मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। हालांकि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर काम करता था सेंट जस्ट नामक अपने एक फ्रेंड की सहायता से, और एक दांते नामक तीन ये लोग थे, तीनों मिलकर के जैकोबिन पर तानाशाही करता था। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने शासन की सत्ता को प्राप्त करने के बाद काफी कठोर नियम कानून लागू किया। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के नेतृत्व में जैकोबिन के शासनकाल को हिस्ट्री में रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का शासन, आतंक का काल के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या किया मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने? क्या सब कुछ खराब किया, सब कुछ अच्छा किया? जो स्टडी करते हैं मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के नेतृत्व में जैकोबिन पार्टी के शासन के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि रॉबस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। हर एक चीज को कठोरता से उसने कंट्रोल किया और पनिशमेंट का प्रोविजन रखा कि जो ऑर्डर को माना तो ठीक, पूरे तौर पर ऑर्डर को माना तो ठीक, नहीं तो कठोर पनिशमेंट मिलेगा सभी को, चाहे वो कोई भी हो। जिसको भी रॉबस्पियर ने समझा कि रिपब्लिक ऑफ फ्रांस का दुश्मन है, उसके लिए सिर्फ गिलोटिन की सजा थी, उसके लिए सिर्फ मौत की सजा थी। तो इसके अंतर्गत किनको किनको समझा गया दुश्मन फ्रांस का, जरा ये स्टडी कीजिए। तो सभी एक्स नोबल्स को, सभी क्लर्जी मैन को समझा गया ये सब फ्रांस के दुश्मन हैं। और मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज यानी जीरोनदिस्ट पार्टी के मेंबर्स को भी समझा गया कि फ्रांस के दुश्मन हैं। और इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने अपनी पार्टी के लोगों को भी दुश्मन समझा जो रॉबस्पियर से सहमत नहीं थे। और ऐसे सभी लोगों को वन बाय वन एक शॉर्ट ट्रायल करता था, एक छोटा सा मुकदमा चलाता था, और उस मुकदमा में एक ही सजा होता था गिलोटिन, और दूसरा कोई सजा नहीं होता था।
जो आदमी भी पकड़ाया उसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट ट्रायल होता था। उस शॉर्ट ट्रायल में एक ही पनिशमेंट होता था, गिलोटिन। वही गिलोटिन की सजा दे जाती थी, मौत की सजा दे जाती थी। यानी फ्रांस के दुश्मन का नाम देकर के उसने क्या किया, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस का दुश्मन कह करके उसने अनगिनत जो है नोबल्स को, क्लर्जी मैन को गिलोटिन पर चढ़ा दिया। अनगिनत जीरोनिस्ट पार्टी के लीडर्स को गिलोटिन पर चढ़ा दिया। अनगिनत वीमेन लीडर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया। जो वीमेन लीडर थी वो अपना क्लब चला रही थी, वो भी अपना राइट टू वोट मांग रही थी। रॉबस्पियर ने उसको कठोरता से जो है धमकी दिया कि तुम लोग अपना पॉलिटिकल एक्टिविटी बंद कर दो। वीमेन लोग इस समय अपना मैगजीन वगैरह भी चला रही थी। उन लोग को रॉबस्पियर ने कहा था कि तुम अपना क्लब बंद कर दो, अपना मैगजीन वगैरह सब कुछ बंद कर दो। लेकिन वीमेन ने लिबर्टी के नाम पर जो है नहीं बंद किया, और नतीजा हुआ कि वीमेन लीडर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया। और इसके बाद जो बचा, जब रॉबस्पियर का ये जो खूनी कारनामा था, रॉबस्पियर ने पूरे फ्रांस में खून की नदियां बहा दी। रॉबस्पियर ने इतने लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया, इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया कि लगा जैसे कि पूरे फ्रांस की धरती जो है खून से सन गई। और सबों को एक ही आरोप लगाया गया कि फ्रांस का दुश्मन है, एनिमी ऑफ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। एनिमी ऑफ रिपब्लिक सबों को घोषित किया। जिन लोगों ने रिवॉल्यूशन के लिए लड़ा, जिन लोगों ने रिवॉल्यूशन में भाग लिया, जीरोनिस्ट पार्टी के लोग, जैकोबिन पार्टी के लोग, सबों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया। अंतिम में बचा 3, रॉबस्पियर, सेंट जस्ट और दांते, जो उस 3 आदमी का ग्रुप बनाया हुआ था। अंतिम में क्या किया कि दांते को गिलोटिन पर चढ़ा दिया कि ये भी रिपब्लिक ऑफ फ्रांस का दुश्मन है। अंतिम में बचा 2, रॉबस्पियर और सेंट जस्ट। अब उसने क्या किया कि सेंट जस्ट को गिलोटिन पर चढ़ा दिया। अब रॉबस्पियर अकेले बच गया। रॉबस्पियर सोच रहा होगा कि सब कोई मर जाएगा तो हम अकेले फ्रांस में रहेंगे, जो मन में आएगा सो करेंगे। लेकिन इस घटना से जो कन्वेंशन के मेंबर्स थे वो लोग सब समझ रहे थे कि जब इसका अपना जो था सेंट जस्ट, जो अपना था, जो इसका अपना था जैकोबिन पार्टी का मेंबर, वो सबको 1 बाय 1 चढ़ा रहा है गिलोटिन पर, तो हम लोग का भी आज नहीं तो कल तो नंबर आ ही जाएगा गिलोटिन पर चढ़ने का। और इसलिए जो है इसी के ऊपर कन्वेंशन के मेंबर्स ने जो है इसको कन्वेंशन के मेंबर्स ने के ऑर्डर पर जो गार्ड था कन्वेंशन का, कन्वेंशन के गार्ड ने रॉबस्पियर को गोली मार दिया। रॉबस्पियर के जबड़े में गोली लग गई। उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रायल किया गया, और शॉर्ट ट्रायल के बाद इसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो दिस वाज द एंड ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर एंड दिस वाज द एंड ऑफ द रूल ऑफ जैकोबिन पार्टी। लेकिन क्लास खत्म करने से पहले भी जैकोबिन पार्टी और मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के कुछ कारनामों का अध्ययन कीजिए। उसने कुछ अच्छे और कठोर कार्य भी किए थे। जैसे रॉबस्पियर ने सबसे पहला किया कि मैक्सिमम सीलिंग लगाया वेजेज पर और प्राइसेज पर। जो लोग मजदूरी कमाते हैं और जो लोग कीमत जो भी वसूल करते हैं उसके ऊपर उसने सीलिंग लगा दिया, टैक्स लगा दिया। यानी सबसे ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया, सभी को टैक्स देना था। और जान रहे कि रॉबस्पियर कितना खूनी आदमी था। रॉबस्पियर का जो ऑर्डर था उसका थोड़ा सा भी उल्लंघन करने का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही था, गिलोटिन। इसके अतिरिक्त रॉबस्पियर ने क्या किया कि पीजेंट्स को यानी किसानों को ऑर्डर दिया कि अपना अनाज को घर में नहीं रख सकते हो, अपना अनाज जो उपजाते हो सीधे जाकर के मार्केट में बेचो, वो भी सरकार के द्वारा फिक्स किए गए प्राइस में बेचो। घर में अनाज रखोगे तो अनाज की कीमत बढ़ जाएगी, तो कैसे के लोग खरीदेगा, गरीब लोग। इसलिए अनाज को घर में नहीं रखना है, अनाज को सीधे जाकर के मार्केट में बेचना है, वो भी मार्केट में बढ़ा करके नहीं, जो प्राइस सरकार ने तय किया उस प्राइस में बेचना है।
रॉबस्पियर ने किसानों के ऊपर भी कंट्रोल किया। इसके अतिरिक्त रॉबस्पियर ने व्हाइट फ्लोर यानी उजला आटा, यानी जिसको मैदा आप लोग कहते हैं, मैदा जो नबल्स लोग थे तो मैदा में खाते थे छान करके, वो बनता है ना मैदा का चीज, जी पूरी बनता है, आपको बहुत सी बनता है, ब्रेड बनता है, बहुत सी बनता है। तो मैदा के प्रयोग पर रोक लगा दिया, कहा कि टोटल गेहूं का उपयोग होगा। मैदा में जो है उसका चोकर वगैरह निकल जाता है, बर्बाद हो जाता है। कहा नहीं, टोटल गेहूं का आटा जो है उसी का ब्रेड बनेगा, वही सब कोई एक प्रकार का रोटी खाएगा, सब एक प्रकार का ब्रेड खाएगा, दो प्रकार का नहीं। जो धनी आदमी है वो मैदा का नहीं खाएगा, सब खाएगा आटा का। इसके अतिरिक्त इसको इक्वालिटी ब्रेड नाम दिया। इक्वालिटी ब्रेड को रॉबस्पियर ने पॉपुलर किया। इसके फ्रांस का जो स्टेपल फूड था मीट और ब्रेड को राशन कर दिया, यानी इसका कीमत नहीं बढ़ सकता है। जिसको नहीं है वो राशन में जाकर के, राशन की दुकान में कम पैसा में जाकर के खरीद सकता है। समझ रहे बात को? आज भी गरीबों को राशन से मिलता है ना सामान, जी बहुत कम पैसे में मिलता है। तो गरीबों के लिए रॉबस्पियर ने कई प्रकार के कदम उठाए थे। उसने ब्रेड और मीट को राशन कर दिया। राशन कर देने से हुआ कि ब्रेड और मीट जो लोगों का स्टेपल फूड था, डेली का खाना था, उसको राशन की दुकानों में जाकर के खरीद सकते थे। इसके अतिरिक्त आपको फॉर्म ऑफ स्पीच में मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने चेंज किया। फॉर्म ऑफ स्पीच में क्या किया कि पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को कहा जाता था आपको मैडम, समझे बात को, और ज्यादा बड़े बड़े पुरुषों को, ये औरतों को कहा जाता था मैडम, और जो बहुत प्रतिष्ठित पुरुष थे उनको कहा जाता था मॉन्सिन्योर। अब इसके बाद रॉबस्पियर ने क्या सिस्टम किया, कहा कि नहीं, सबको सिर्फ एक ही चीज बोलना है, सिटोयन बोलना है, नहीं तो सिटोइन बोलना है। यानी सब इक्वल सिटीजन होगा। पुरुष होगा तो सिटोयन कहा जाएगा, औरत होगी तो सिटोइन कही जाएगी, लेकिन कोई जो है मॉन्सिन्योर नहीं होगा। मॉन्सिन्योर मतलब माय लॉर्ड, महानुभाव, मतलब ये सब नहीं होगा। और मैडम जिसका मैडम ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन हुआ, जिसका इंग्लिश में मैडम जिसको बोलते हैं ना आप लोग, तो ये सब नहीं। मैडम कहने से होता है कि किसी को आप विशेष इज्जत दे रहे हैं, बाकी नहीं है मैडम क्या। इसलिए कहा कि सब इक्वल है, कहना है तो पुरुष को कहिए सिटोयन, और औरत है तो उसको कहिए सिटोइन। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने और क्या स्टेप लिया, चर्च में ताला लगा दिया, और चर्च के बिल्डिंग को सेना की छावनी बना दिया। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे उसका क्वार्टर बन गया चर्च का बिल्डिंग। यानी चर्च में अब पूजा पाठ, ये सब लोगों का प्रेयर वगैरह का काम समाप्त हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने कई प्रकार के सुधार किए थे। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने लेकिन औरतों को राइट टू वोट नहीं दिया था, लेकिन कई प्रकार के गरीबों के लिए सुधार किए थे, कठोर शासन लागू किया था। लेकिन मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की जो रक्त पिपासु और खूनी जो नीति थी, जिसके चलते उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, पूरे फ्रांस की धरती को रक्त रंजित कर दिया, जिसके चलते वो भी उसी रक्तपात का शिकार बना, और इस तरह से रेन ऑफ टेरर का अंत हो गया। अब तक फ्रांस में रिवॉल्यूशन के नाम पर जो कुछ हो रहा था, लोग उससे काफी उब चुके थे, और इस तरह से आगे अब फ्रांस के लोग क्या करेंगे ये आपको नेक्स्ट क्लास में बतलाया जाएगा। थैंक यू।